आतंकित और हड़बड़ाई प्रिया ने तकिए के नीचे से टॉर्च निकालकर सामने की दीवार पर रोशनी फेंकी। दीवार की इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में रेडियम नहीं था, इसलिए आँख खुलने पर पता नहीं चलता था कि कितने बज गए हैं। अलार्म घड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उसे दीवार घड़ी का ही सहारा लेना पड़ता था। फुर्सत मिलते ही वह सबसे पहले अलार्म घड़ी की मरम्मत करवाएगी। उसके बिना उसका काम नहीं चलने का उसने मन ही मन सोचा। एक क्षण को उसे लगा कि वह औरत नहीं रह गई है, घड़ी बन गई है। हर वक्त घड़ी की सुई की तरह टिक टिक चलने वाली औरत। उसने कभी यह कल्पना तक नहीं की थी कि ज़िंदगी ऐसे जीनी पड़ेगी, पर मजबूरी थी, वह जी रही थी। न जिए तो क्या करे, कहाँ जाए, किससे शिकायत करे। इस जीवन का चुनाव भी तो खुद उसी ने किया था। उसने अपने आप से कहा कि 6 बज चुके हैं, अब उठ जाना चाहिए। शरीर में थकान वैसी ही थी, सिर में अभी भी वैसा ही तनाव और हल्का दर्द मौजूद था जैसा सोते समय था। वह टॉर्च ज़्यादा देर नहीं जलाती थी, पति के जाग जाने का डर रहता था। पलंग से उठती और उतरती भी बहुत सावधानी से थी ताकि नरेश की नींद में खलल न पड़े। बच्चे बगल के कमरे में सोए हुए होते थे। जब से अलार्म घड़ी बिगड़ी थी वह रोज़ रात को आतंकित ही सोती थी। उसे यह डर सहज नहीं होने देता था कि कहीं सुबह आंख देर से न खुले, बच्चों को स्कूल के लिए देर न हो जाए। स्कूल की बस सड़क के मोड़ पर सुबह 7 बजे आ जाती थी। उससे पहले उसे बच्चों को तैयार कर वहाँ पहुँचाना पड़ता था। फिर आकर वह जल्दी जल्दी पानी भरती थी। अगर पानी 5 मिनट भी ज़्यादा देर से आता था तो वह जल्दी से नहा लेती ताकि बर्तनों का पानी उसे अपने ऊपर खर्च न करना पड़े। सुबह वह दैनिक क्रियाओं से भी निश्चिंत होकर नहीं निपट पाती। बच्चों को जल्दी जल्दी टिफ़िन तैयार करके देने पड़ते। कभी वे आलू के भरमा पराठों की मांग करते तो कभी पूरियों के साथ तली हुई आलू की सब्जी की। कभी उसे ब्रेड के मसाला भरे रोल बनाकर देने पड़ते तो कभी समय कम होने पर टमाटर व दूसरी चीज़ें भरकर सैंडविच। हाथ बिल्कुल मशीन की तरह काम करते, उसे अपनी सुध-बुध तक नहीं रहती थी। एक दिन में शायद प्रिया रोज़ दसियों बार झल्ला कर अपने आप से कहती कि इस शहर में सब कुछ मिल सकता है, पर एक ढंग की नौकरानी नहीं मिल सकती। हर दूसरे दिन रानी जी छुट्टी पर चली जाती हैं। कुछ कहो तो काम छोड़ देने की धमकी कि किसी और से करा लीजिए बहू जी अपने काम। उसकी तनख्वाह में से एक पैसा काट नहीं सकते। काटा नहीं कि दूसरे दिन से काम पर ना आना तय। सो कौन कहता है देश में गरीबी है, शोषण है। शोषण तो ये हम मजबूर लोगों का करते हैं, गरीब और विवश तो हम हैं। ये सब तो मस्त लोग हैं। कल भी नहीं आई थी वह, आज भी अभी तक नहीं आई है। पता नहीं अब आएगी भी या मुझे खुद ही झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा। इन रानी साहिबाओं पर रुपए लुटाओ, खाने पीने की चीज़ें देते रहो, जो मांगें वह बिना बहस के उन्हें दे दो। ऊपर से हर दूसरे दिन नागा, क्या मुसीबत है मेरी जान को। प्रिया झल्ला कर सोचती जा रही थी और जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी हुई थी। अब महाशय को जगह देना चाहिए, सोचकर प्रिया रसोई से कमरे में आई और फिर सोए हुए पति को जगाया। उठिए जी, ऑफिस को देर करेंगे आप। 9 बजे की बस न मिली तो पूरे 45 मिनट देर हो जाएगी आपको। अखबार आ गया? महाशय उठेंगे बाद में, पहले अखबार चाहिए। बड़बड़ाती प्रिया बालकनी की तरफ चल दी, जहाँ रबड़ बैंड में बंधा अखबार पड़ा होता है, क्योंकि अखबार वाले के पास भी इतना समय नहीं होता कि वह सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे के नीचे पेपर खिसकाए। ट्रे में 2 कप चाय लिए प्रिया पति के पास आकर बैठ गई। फिर उसने एक कप उनकी ओर बढ़ाते हुए पूछा, अखबार में ऐसा क्या होता है जो आप दुनिया। नरेश मुस्कुराए। अखबार में हर रोज़ एक नई दुनिया हमारे सामने खुल जाती है। चाय समाप्त कर प्रिया जल्दी जल्दी बिस्तर ठीक करने लगी। फिर मैले कपड़े ढूंढकर एकत्र कर उन्हें दरवाजे के पीछे टंगे झोले में यह सोचकर डाला कि समय मिलने पर इन्हें धोएगी, पर समय वह ही तो नहीं है उसके पास। हफ्ते भर कपड़े धोना टलता रहता कि शायद इतवार को वक्त मिले और पानी कुछ ज़्यादा देर तक आए तो वह उन्हें धो डालेगी, पर इतवार तो रोज़ से भी ज़्यादा व्यस्त दिन। बच्चे टीवी से चिपके रहेंगे, पति वहाँ से आराम से लेटे लेटे टेलीविज़न पर रंगोली देखते रहेंगे। इस मरी रंगोली में आपको क्या मज़ा आता है? प्रिया झल्ला कर कभी कभी पूछ लेती। बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद। जो संगीत पुरानी फिल्मों के गानों में सुनने को मिलता है वह भला आजकल के ड्रिल और पीटी करते कमर गर्दन में टांगें तोड़ने वाले गानों में कहाँ जनाब। प्रिया का मन किया कि कहे, बंदरिया तो अदरक का स्वाद खूब जान ले अगर उसके पास आपकी तरह फुर्सत हो।
सबको आटे दाल का भाव पता चल जाए। अगर वह घड़ी की सुई की तरह एक पाँव पर नाचती हुई काम न करे। 2 महीने पहले वह बरसात में भीग गई थी। वायरल फीवर हो गया था तो घर पर जैसे मुसीबत में फंस गया था। पति महाशय ही नहीं झल्लाने लगे थे, बल्कि बच्चे भी परेशान हो उठे थे कि आप कब ठीक होंगी माँ, हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है आपके बीमार होने से। सुनिए, आज इतवार है और मुझे सिलाई के कारीगरों के पास जाना है। तैयार होकर जल्दी से स्कूटर निकालिए, जल्दी काम निबट जाएगा, बच्चे घर पर ही रहेंगे। फिर शाम को कहोगी हमें आर्ट गैलरी पहुंचाइए, शीला जी से बात करनी है। यह सुनकर सचमुच प्रिया चौंकी। बाप रे, अच्छी याद दिलाई, मैं तो भूल ही गई थी। यह नरेश से प्रिया की मुलाकात अचानक ही हुई थी। नगर के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट से प्रिया को डिग्री मिलते ही एक कंपनी में नौकरी मिल गई। दिल लगाकर काम करने के कारण वह विदेश जाने वाले सिले सिलाए कपड़ों की मुख्य डिजाइनर बन गई। नरेश अपनी किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी का प्रतिनिधि बनकर उस कंपनी में एक बड़ा ऑर्डर देने आए तो मैनेजर ने उन्हें प्रिया के पास भेज दिया। नरेश से प्रिया की वह पहली मुलाकात थी। देर तक दोनों उपयुक्त नमूनों आदि पर बातचीत करते रहे। अंत में सौदा तय हो गया तो वह नरेश को लेकर मैनेजर के कक्ष में गई। फिर जब वह नरेश को बाहर तक छोड़ने आई तो नरेश बोले, आप बहुत होशियार हैं, एक प्रकार से यह पूरी कंपनी आप ही चला रही हैं। धन्यवाद जनाब, प्रिया ने जवाब दिया। प्रशंसा से भला कौन खुश नहीं होता। बाद में किसी न किसी बहाने नरेश ऑफिस में आते रहे। प्रिया को बहुत जल्दी एहसास हो गया कि महाशय के दिल में कुछ और है। एक दिन वह शाम को ऑफिस से बाहर निकल रही थी कि नरेश अपने स्कूटर पर आते नजर आए। पहले तो वह मुस्कुरा दी, पर दूसरे ही क्षण वह सावधान हो गई कि अजनबी आदमी से यूँ सरे राह हंसते मुस्कुराते मिलना ठीक नहीं है। अगर बहुत जल्दी न हो आपको तो मैं आपके साथ रेस्टोरेंट में कुछ देर बैठकर आपसे एक बात करना चाहता हूँ, नरेश ने पास आकर कहा। प्रिया इनकार नहीं कर पाई, उनके साथ रेस्टोरेंट की तरफ चल दी। वेटर को एक एक डोसा व कॉफ़ी का ऑर्डर देकर नरेश प्रिया से बोले, भूख लगी है, आज सुबह से वक्त नहीं मिला खाने का। वह जानती थी कि यह सब असली बात को कहने की भूमिका है। वह चुप रही। नरेश उसे भी बहुत पसंद आए थे। काली घनी मूँछें, लंबा कद और चेहरे पर हर वक्त झलकता आत्मविश्वास। टीवी में एक विज्ञापन आता है, हम कमाते क्यों हैं, खाने के लिए। प्रिया हंसी और बोली, कितनी अजीब बात है, वहाँ विज्ञापन में उस बेचारे का खाना बॉस खा जाता है और यहाँ वक्त नहीं खाने देता। हाँ प्रिया, सचमुच वक्त ही तो हमारा सबसे बड़ा बॉस है, नरेश हंसे। फिर जब तक डोसा और कॉफ़ी आते तब तक नरेश ने पानी पीकर कहना शुरू किया, अपनी बात कहने से मुझे भी कहीं देर न हो जाए, इसलिए मैंने आज तय किया कि अपनी बात तुमसे कह ही डालूं। प्रिया समझ गई थी कि नरेश उससे क्या कहना चाहते हैं, पर सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। वैसे तो तुम किसी न किसी से शादी करोगी ही प्रिया, क्या वह व्यक्ति मैं हो सकता हूँ? कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुमने किसी और के बारे में तय कर रखा हो तो मैं सहर्ष रास्ते से हट जाऊँगा, और अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पसंद को स्वीकार कर लें तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। प्रिया चुप रही। इसी बीच डोसा व कॉफ़ी आ गई। नरेश उसके घर परिवार के बारे में पूछते रहे, वह बताती रही। उसने नरेश के बारे में जो पूछा वह नरेश ने भी बता दिया। जब नरेश के साथ वह रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो एक बार फिर नरेश ने उसकी ओर आशा भरी नज़रों से ताका। तुमने मेरे प्रस्ताव के बारे में कोई जवाब नहीं दिया प्रिया। अपने माँ बाप से पूछूंगी, अगर वे राजी होंगे तभी आपकी बात मान सकूंगी। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। सहसा एक दूरी उनके बीच आ गई। क्यों एक लड़की को सब कुछ कहने के लिए विवश कर रहे हैं? वह लजा गई। हर बात कहनी जरूरी तो नहीं होती। धन्यवाद प्रिया, कहकर नरेश ने स्कूटर स्टार्ट कर दिया। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद जैसे सब कुछ पलक झपकते हो गया। उसने अपने घर जाकर माता पिता से बात की तो वे नाराज़ हुए, रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। जाति वादा बन गई। वह उदास मन से जब वापस लौटने लगी तो पिता उसे स्टेशन तक छोड़ने आए। तुम्हें वह लड़का हर तरह से ठीक लगता है? उन्होंने पूछा। प्रिया ने सिर्फ सिर हाँ में हिलाया। पिता कुछ देर सोचते रहे। जब गाड़ी चलने को हुई तो किसी तरह गले में फंसे अवरोध को साफ करते हुए बोले, बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी और कुछ नहीं प्रिया। वैसे तुम अब खुद समझदार हो, अपना भला बुरा स्वयं समझ सकती हो। बाद में कहीं कोई धोखा हुआ तो हमें दोष मत देना।
माता पिता इस शादी से खुश नहीं थे, इसलिए प्रिया ने उनसे आर्थिक सहायता भी नहीं ली। नरेश ने भी अपने माता पिता से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली। दोनों ने शादी कर ली। शादी में माँ बाप शामिल जरूर हुए, पर अतिथि की तरह। विवाह कर घर बसाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने के बाद भी दोनों को अपने मित्रों सहेलियों से कुछ उधार लेना पड़ा था। उसे चुका कर वे निपटे ही थे कि पहला बच्चा आ गया। उसके आने से न केवल खर्चे बढ़े, कुछ समय के लिए प्रिया को अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। जब दूसरी कंपनी में आई तो उसे पहले जैसी सुविधाएं नहीं मिली। नरेश की भागदौड़ और अधिक बढ़ गई थी। घर का खर्च चलाने के लिए वे दिन रात काम में जुटे रहने लगे थे। मैंने एक फ्लैट देखा है प्रिया, एक दिन नरेश ने अचानक कहा। नया बना है, तीसरी मंजिल पर है। पैसा कहाँ से आएगा? प्रिया नरेश की बात से खुश नहीं हुई। जानती थी कि फ्लैट जैसी महंगी चीज़ की कल्पना करना सपना है, पर दूसरे बच्चे की माँ बनते बनते प्रिया ने अपने आप को सचमुच एक नए फ्लैट में पाया, जिसकी कुछ कीमत चुकाई जा चुकी थी, पर अधिकांश की ब्याज पर किस्तें बनी थीं, जिन्हें दोनों अब तक लगातार चुकाते आ रहे थे। उसकी नई बनी सहेली ने प्रिया का परिचय एक दिन शीला से कराया। नगर की कला मर्मज्ञा हैं शीला जी, सहेली ने आगे कहा। अपने मकान के बाहर के 2 कमरों में कला दीर्घा स्थापित की है। आजकल चित्रकारी का फैशन है। इन दिनों हर कोई आधुनिक बनने की होड़ में नए पुराने प्रसिद्ध और कम जाने माने चित्रकारों के चित्र खरीद कर अपने घरों में लगा रहे हैं। एक एक चित्र की कीमत हजारों रुपए होती है। तू भी तो कभी चित्रकारी करती थी, अपने बनाए चित्र शीला जी को दिखाना। शायद ये अपनी कला दीर्घा के लिए उन्हें चुन लें, और अगर उन्होंने कहीं उनकी प्रदर्शनी लगा दी तो तेरा न केवल नाम होगा बल्कि इनाम भी मिलेगा। प्रिया शर्मा गई। मुझे चित्रकारी बहुत नहीं आती, बस ऐसे ही जो मन में आया उल्टे सीधे चित्र बना देती थी। न तो मैंने इसके विषय में कहीं से शिक्षा ली है और न ही किसी नामी चित्रकार से इस कला की बारीकियां जानी समझी हैं। लेकिन वह सचमुच उस वक्त चकित रह गई जब शीला जी ने बिना हिचक प्रिया के घर चलकर चित्रों को देखना स्वीकार कर लिया। थोड़ी ही देर में तीनों प्रिया के घर पहुंची। 2 सूटकेसों में पॉलीथीन की बड़ी बड़ी थैलियों में ठीक से पैक करके रखे अपने सारे चित्रों को प्रिया ने उस दिन शीला जी के सामने पलंग पर पसार दिया। वे देर तक अपनी पैनी नज़रों से उन्हें देखती रहीं, फिर बोली, अमृता शेरगिल से प्रभावित लगती हो तुम। प्रिया के लिए अमृता शेरगिल का नाम ही अनसुना था। वह हैरान सी उनकी तरफ ताकती रही। अब चित्रकारी करना बंद कर दिया है क्या? हाँ, अब तो बस 3 चीज़ें याद रह गई हैं, नून, तेल और लकड़ी। हंसते वक्त उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगी। शीला जी उस दिन उसके सारे चित्र अपने साथ ले गईं। कुछ दिनों बाद ऑफिस में उनका फ़ोन आया कि वे उन चित्रों की प्रदर्शनी अमृता शेरगिल और हुसैन जैसे नामी चित्रकारों के चित्रों के साथ लगाने जा रही हैं। यह सुनकर वह हैरान रह गई। प्रदर्शनी में वह अपनी सहेली और नरेश के साथ गई थी। तमाम दर्शकों, खरीदारों और पत्रकारों को देखकर वह मसोपेश में थी। पत्रकारों से बातचीत करने में उसे अच्छी खासी कठिनाई हुई थी, क्योंकि उनके सवालों के जवाब देने जैसी समझ और ज्ञान उसके पास नहीं था। जवाब शीला जी ने ही दिए थे। वापस लौटते वक्त शीला जी ने नरेश से कहा, आप बहुत सुखी हैं जो ऐसी हुनरमंद बीवी मिली है। देखना एक दिन इनका देश में ही नहीं विदेशों में भी नाम होगा। आप इनकी अन्य कार्यों में मदद किया करो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय चित्रकारिता के लिए दे सकें। साथ ही यदि ये मेरे यहाँ आती जाती रहें तो मैं इन्हें आधुनिक चित्रकारिता की बारीकियाँ बता दूँगी। किसी भी कला को निखारने के लिए उसके इतिहास की जानकारी ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि आधुनिक तेवर और रुझान भी जानने की ज़रूरत पड़ती है। नरेश के साथ उस दिन लौटते समय प्रिया कहीं खोई हुई थी। नरेश ही बोले, तुम तो सचमुच छिपी रुस्तम निकली प्रिया। मुझे तुम्हारा यह रूप ज्ञात ही न था। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक कुशल डिजाइनर समझता था, पर तुम तो मनुष्य के मन को भी अपनी कल्पना के रंग में रंगकर सज्जित कर देती हो। व्यस्तता बहुत बढ़ गई थी। आमदनी का छोटा ही सही पर एक जरिया प्रिया को नज़र आने लगा तो वह पूरे उत्साह से रंग, कूचियाँ और कैनवास व स्टैंड आदि खरीद लाई। पर समस्या यह थी कि वह क्या क्या करे। कंपनी में ड्रेस डिजाइन करने जाए या घर संभाले, बच्चों की देखरेख करे या पति का मन रखे, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे या रोज़ की ज़रूरतों के लिए बेतहासा दौड़ में दौड़ती रहे। प्रिया की दौड़ जो उस दिन से शुरू हुई आज तक चल रही थी। घर और बाहर की व्यस्तता में उसे अपनी सुध नहीं रही थी। अब हमें एक कार ले लेनी चाहिए, एक दिन नरेश ने कहा।
प्रिया सुनकर चीख पड़ी, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों भाई क्यों? नरेश ने हैरानी से पूछा। फ्लैट के कर्ज से जैसे तैसे इतने सालों में अब कहीं जाकर हम मुक्त हो पाए हैं, प्रिया बोली। कुछ दिन तो चैन की सांस लेने दो। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी मांगें भी बढ़ती जा रही हैं। पहले होमवर्क में करा दिया करती थी, पर अब उनके गणित व विज्ञान, बाप रे बाप, क्या क्या पढ़ाया जाने लगा है। मैं तो बच्चों के लिए ट्यूटर की बात सोचकर ही घबरा रही हूँ कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। पर आपको अब कार लेने की सनक सवार हो गई। अरे भाई, आखिरकार इतनी बड़ी कलाकार का पति हूँ। शीला जी की कला दीर्घा में आता जाता हूँ तुम्हें लेकर। लोग देखते हैं कि बड़ा फटीचर पति मिला है बेचारी को, स्कूटर पर घुमाता है, कार तक नहीं लेकर दे सका। नाक तो मेरी कटती है ना, नरेश ने हंसते हुए कहा। हाँ माँ, पापा ठीक कहते हैं। बच्चों ने भी नरेश के स्वर में स्वर मिलाया। अपनी कॉलोनी में साल भर पहले कुल 30 कारें थीं, आज गिनिए 200 से ऊपर हैं। अब कार एक ज़रूरत की चीज़ बन गई है, जैसे टीवी, फ्रिज, गैस का चूल्हा आदि। आजकल हर किसी के पास ये सब चीज़ें हैं माँ। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? प्रिया बोली। कहाँ है हर किसी के पास सब चीज़ें? क्या हमारे पास वॉशिंग मशीन और बर्तन मांजने की मशीन है? कार ख्वाब की चीज़ है। टीवी, कुकर, स्टील के बर्तन और गैस हैं ही हमारे पास। किसी तरह तुम लोगों के सिर छिपाने के लिए हम यह निजी फ्लैट खरीद सके हैं। घर की नौकरानी रोज़ छुट्टी कर जाती है। काम का मुझे वक्त नहीं मिलता, पर करती हूँ, यह सोचकर कि और कौन है जो करेगा। ज़रूरी क्या है तुम ही बताओ, कार या अन्य ज़रूरत की चीज़ें? तुम कुछ भी कहो प्रिया, नरेश हंसे। घर की और चीज़ें आएँ या ना आएँ, बंदा रोज़ रोज़ शीला जी या अन्य किसी के घर इस खटारा स्कूटर पर अपनी इतनी बड़ी कलाकार बीवी को लेकर नहीं जा सकता। आखिर हमारी भी कोई इज्जत है या नहीं? उस दिन प्रिया जीवन में पहली बार नरेश पर गुस्सा हुई, जब एक शाम वे लॉटरी के टिकट खरीद लाए। यह क्या तमाशा है नरेश? उसका स्वर एकदम सख्त हो गया। लॉटरी के टिकट हैं, नरेश बोले। मुझे कार खरीदनी है और कहीं से पैसे की कोई गुंजाइश निकलती दिखाई नहीं देती, इसलिए सोचता हूँ अगर मुझे खोना चाहते हो तभी आज के बाद इन टिकटों को फिर खरीद कर लाना। मैं गरीबी में खुश हूँ। मैं दिन रात घड़ी की तरह काम कर सकती हूँ, मर खप सकती हूँ, भागदौड़ करती हुई पूरी तरह ख़त्म हो सकती हूँ, पर यह जुआ नहीं खेलने दूंगी तुम्हें इस घर में। इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय बर्बादी के। प्रिया का कड़ा रुख देखकर उस दिन के बाद नरेश कभी लॉटरी के टिकट नहीं लाए। पर प्रिया की मुसीबतें कम नहीं हुईं। बढ़ती महंगाई, बढ़ते खर्च और ज़रूरतों से सामंजस्य बिठाने में प्रिया बुरी तरह थकने लगी थी। नरेश में भी अब पहले वाला उत्साह नहीं रह गया था। प्रिया के सिर में भारीपन और दर्द रहने लगा था। वह नरेश से अपनी थकान व दर्द की चर्चा अक्सर करती, पर डॉक्टर को ठीक से दिखाने का समय तक दोनों में से कोई नहीं निकाल पाता था। प्रिया को अब अक्सर शीला जी व अन्य कला प्रेमियों के पास आना जाना पड़ता, पर वह नरेश के साथ स्कूटर पर या फिर बस से ही जाती। जल्दी होने पर वे कभी कभी ऑटो रिक्शा ले लेते और तब वह नरेश की कसमसाहट देखती, उनकी नज़रें देखती जो अगल बगल से हर गुजरने वाली कार को गौर से देखती रहती। वह सब समझती पर चुप रहती। क्या कहे, कैसे कहे, गुंजाइश कहाँ से निकाले? ऑफिस से 1.5 लाख रुपए तक का हमें कर्ज मिल सकता है प्रिया, नरेश ने एक रात उससे कहा। शेष रकम हम किसी से फाइनेंस करा लेंगे और उसे ब्याज सहित हम कहाँ से चुकाएंगे? प्रिया ने कटुता से पूछा। फाइनेंसर की रकम तुम चुकाना और अपने दफ्तर का कर्ज मैं चुकाऊंगा, पर कार ले लेने दो, नरेश जिस अनुनय भरे स्वर में बोले वह प्रिया को अच्छा भी लगा, पर वह भीतर ही भीतर कसमसाई भी कि खर्च तो दोनों की तनख्वाह से पूरे नहीं पड़ते। कार रूपी है सफ़ेद हाथी और बांध लिया जाए। पर वह उस वक्त चुप रही, ठीक उस शुतुरमुर्ग की तरह जो आसन्न संकट के बावजूद अपनी सुरक्षा की गलतफहमी में बालू में सिर छिपा लेता है। पति के जाने के बाद प्रिया जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने दफ्तर चल दी, लेकिन आज वह निकली पूरी 5 मिनट देरी से थी। उसने अपने कदम तेज किए कि कहीं बस न निकल जाए। बस स्टॉप तक आती आती वह बुरी तरह हाँफने लगी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।